गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ वो पॉइंट्स जो अकाउंटिंग इक्वेशन करते टाइम हमको रिमेंबर रखनी चाहिए या कंसिडर करनी चाहिए, यानी पॉइंट्स टू बी रिमेंबर इन अकाउंटिंग इक्वेशन। तो फर्स्ट पॉइंट है कि व्हेन बिजनेस स्टार्ट्स विद कैपिटल, यानी जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं कैपिटल लगाकर या कैश लगाकर, तो उसका रिज़ल्ट ये आता है कि कैश इंक्रीज़ होता है और कैपिटल भी इंक्रीज़ हो जाती है। डुअल एस्पेक्ट है तो दो जगह इफेक्ट ज़रूर आएगा, यानी कैश इंक्रीज़ होगा और कैपिटल इंक्रीज़ होगी। लेकिन अगर आप कैश के साथ साथ कोई मशीनरी या कोई असेट्स भी बिज़नेस में लगाते हैं तो उस केस में कैश भी इंक्रीज़ होगा, असेट्स भी इंक्रीज़ होगी और दोनों के टोटल के इक्वल कैपिटल भी इंक्रीज़ होगी। जब ये क्वेश्चन इलस्ट्रेशन आएंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा। सेकंड पॉइंट है कि व्हेन वी परचेज गुड्स ऑन कैश बेसिस, जब हम कैश बेसिस यानी नगद कोई गुड्स परचेज करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है? स्टॉक विल इंक्रीज, स्टॉक इंक्रीज हो जाता है और कैश डिक्रीज हो जाता है। ये नॉर्मल सी बात है, आप भी जानते हैं कि जब भी आप कोई गुड्स खरीदने मार्केट में जाते हैं तो आप सामने वाले सप्लायर को कैश देंगे तभी आपको गुड्स मिलेगा। तो यानी गुड्स आपके पास आएगा और आपके पास से कैश जाएगा, तो स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा और कैश डिक्रीज हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है कि व्हेन गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट बेसिस, जब गुड्स उधार खरीदा जाता है तो उसका रिजल्ट क्या होगा? स्टॉक विल इंक्रीज, स्टॉक तो इंक्रीज होगा पर आपने उधार खरीदा तो कैश तो आपके पास से जाएगा नहीं, तो उसके इसमें क्या होगा? क्रेडिटर जो है इंक्रीज हो जाती है, यानी लायबिलिटी बढ़ जाती है। क्योंकि जिन लोगों से आप गुड्स क्रेडिट बेस पे परचेज करते हो वो कौन होते हैं आपके लिए? वो आपके क्रेडिटर होते हैं। तो यानी क्रेडिट बेस पे गुड्स परचेज करने का रिजल्ट ये होगा कि स्टॉक इंक्रीज होगा और क्रेडिटर भी इंक्रीज हो जाएंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। और फोर्थ पॉइंट है इसका कि इफ़ वी सोल्ड गुड्स ऑन कैश बेसिस, जब हम गुड्स को कैश यानी नगद बेचते हैं तो स्टॉक विल डिक्रीज, स्टॉक तो कम होगा और कैश इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि गुड्स जब आप बेचेंगे तो कस्टमर आपको अमाउंट पे करेगा, तो यानी और आपके पास से स्टॉक चला जाएगा, गुड्स चला जाएगा, तो स्टॉक कम हो जाएगा और कैश बढ़ जाएगा। तो ये तब होगा जब आप कैश बेसिस पे बेचेंगे। अब आप नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फिफ्थ पॉइंट इसका, इफ़ वी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस, जब हम गुड्स को क्रेडिट बेस पे बेचते हैं यानी उधार बेचते हैं तो स्टॉक विल डिक्रीज, स्टॉक तो कम होगा लेकिन डेटर विल इंक्रीज, डेटर बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब आप गुड्स उधार बेचेंगे तो कस्टमर आपको अमाउंट तो पे करेगा नहीं, और जिस पर्सन को आप गुड्स क्रेडिट बेस पे बेचते हैं वो पर्सन डेटर कहलाता है। तो यानी जब आप बेच रहे हैं तो गुड्स आपके पास से जा रहा है तो स्टॉक तो कम होगा लेकिन डेटर इंक्रीज हो जाएंगे, यानी उस पर्सन के ऊपर उधारी आपकी बढ़ जाएगी, और ये तब होगा जब क्रेडिट बेस पे गुड्स को बेचा जाएगा। सिक्स पॉइंट है कि इफ़ वी कैश पे टू एनी पर्सन, हमने किसी पर्सन को कैश पे किया, जैसे कैश पे टू राम 5000 रुपीज़, हमने राम को कैश पे किया, तो इसका मतलब है कि राम से हमने कोई गुड्स परचेज किया होगा पहले कभी, उसका हम अमाउंट पे कर रहे हैं। यानी जब हमने परचेज किया होगा तो राम हमारा कौन होगा? क्रेडिटर होगा। तो हम पे कर रहे हैं तो हमारे पास से तो कैश जा रहा है, तो कैश विल डिक्रीज, कैश तो डिक्रीज हो जाएगा और राम की जो उधारी थी हमारे ऊपर वो भी कम हो जाएगी, तो यानी क्रेडिटर विल ऑल्सो डिक्रीज, क्रेडिटर भी कम हो जाएंगे। यानी अगर आप किसी पर्सन को अमाउंट पे करते हो तो इसका मतलब होता है कि आप अपनी उधारी पुरानी जो है उसे क्लियर कर रहे हो, और पुरानी उधारी मतलब वो क्रेडिटर है आपका, क्रेडिटर कम हो जाएगा और आपके पास से कैश गया है तो कैश भी कम हो जाएगा। और सेवेंथ पॉइंट है इसका कि इफ़ वी रिसीव कैश फ्रॉम एनी पर्सन, अगर हमें किसी पर्सन से कैश मिलता है, जैसे कैश रिसीव फ्रॉम अजय 2000, हमें अजय से कैश मिला, तो इसका मतलब है कि अजय ने हमसे पहले कभी गुड्स परचेज़ किया होगा या हमने अजय को गुड्स सेल किया होगा और वो उस सेल किए हुए अमाउंट का अब पेमेंट कर रहा है, यानी अजय हमारे लिए एक तरीके से डेटर है और वो हमें अब अमाउंट को पे कर रहा है। तो कैश हमें पे कर रहा है वो, तो हमारे पास कैश आ रहा है, तो कैश विल इंक्रीज, कैश बढ़ जाएगा, और उसकी उधारी कम हो रही है तो डेटर विल डिक्रीज, डेटर कम हो जाएगा। तो यानी जब हमें कैश किसी पर्सन से मिले तो वो डेटर को कम करेगा और कैश को इंक्रीज करेगा। एट पॉइंट में कह रहा है कि इफ़ वी पेड एनी एक्सपेंसेस टू एनी पर्सन, अगर हमने पर्सन को कोई एक्सपेंस पे किया, जैसे सैलरी पेड टू राम 2000, सैलरी हमने पे की राम को। पिछले वाले इस इलस्ट्रेशन में और इसमें डिफरेंस ये है कि हमने पिछले वाले में क्लियर कहा था, सिंपल था कि पेड टू राम, और यहाँ पे है सैलरी पेड टू राम। तो डिफरेंस ये होगा कि सैलरी वर्ड आ गया यानी एक्सपेंस का नाम आ गया, तो कैश तो कम होगा और कैपिटल भी कम होगी। अब यहाँ पे क्रेडिटर नहीं आएगा, कैपिटल कम होगी, क्योंकि एक्सपेंसेस कैपिटल को रिड्यूस करते हैं।
सेम एज इट इज़ 9th पॉइंट है, इफ़ वी रिसीव्ड एनी इनकम फ्रॉम एनी पर्सन लाइक रेंट रिसीव फ्रॉम अजय, यानी कि हमें अजय से रेंट रिसीव हुआ। पिछले वाले में था कि कैश रिसीव फ्रॉम अजय, यहाँ पे था रेंट रिसीव फ्रॉम अजय। तो यानी अजय अब हमारा डेटर नहीं है, अजय हमारे लिए हमारा कोई सर्विस प्रोवाइडर है जो हमको उस सर्विस का अमाउंट पे कर रहा है। तो इसलिए कैश इंक्रीज़ होगा और कैपिटल भी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि अब ये इनकम हो गई और इनकम के केस में कैश और कैपिटल दोनों इंक्रीज़ होते हैं। जो पॉइंट नंबर आपको 10 में दे रखा है कि जैसे कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज विल डिक्रीज द कैश एंड कैपिटल, जितने भी एक्सपेंसेस और लॉस होंगे वो आपकी कैश और कैपिटल दोनों को कम करेंगे। एक्सपेंसेस जैसे कि सैलरी पेड, रेंट पेड, कमीशन पेड, इंटरेस्ट पेड, ये सारे एक्सपेंसेस होंगे। और 11th में इसका अपोजिट है, ऑल इनकम एंड प्रॉफिट विल इंक्रीज कैपिटल, और जितनी भी इनकम और प्रॉफिट हैं वो आपके कैपिटल को इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि वो आपकी इनकम बढ़ा रहे हैं और इनकम कैपिटल पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है। 12th पॉइंट है आपका कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो कैपिटल को इंक्रीज़ भी करती हैं और कैपिटल को डिक्रीज़ भी करती हैं सेम टाइम पर। ऐसा इसलिए क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक बार कैपिटल में से माइनस होती है और वही वापस री इन्वेस्ट हो जाती है कैपिटल में, इसलिए कैपिटल में ही उसे ऐड किया जाता है और उसी को वापस लेस कर लिया जाता है, यानी केवल एक ही अकाउंट में ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट डालें। अब आप देखिए पॉइंट नंबर 13। पॉइंट नंबर 13 में कह रहा है कि व्हेन एनी असेट्स परचेज्ड ऑन कैश बेसिस, अगर हम किसी असेट्स को कैश बेसिस पे नगद परचेज करते हैं तो असेट्स इंक्रीज़ होगी और कैश कम हो जाएगा, यानी हमारे पास असेट्स आएगी और कैश चला जाएगा। इसका अपोजिट कर लीजिए कि व्हेन एनी असेट्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट बेसिस, अगर उधार परचेज़ की जाती है तो असेट्स तो इंक्रीज़ होगी लेकिन क्रेडिटर इंक्रीज़ होगा, क्योंकि उधार परचेज़ करने वाले जिस पर्सन से हम उधार परचेज़ करते हैं वो हमारे लिए क्रेडिटर होता है, तो क्रेडिटर इंक्रीज़ हो जाएंगे। लेकिन ये तब होगा जब हम असेट्स को क्रेडिट बेस पे परचेज़ कर रहे हैं। असेट्स और गुड्स में आप डिफरेंस जानती हैं, पढ़ाया है मैंने। 15 का है पॉइंट कि व्हेन एनी असेट सोल्ड ऑन कैश बेसिस, जब कोई असेट्स कैश बेसिस पे नकद बेची जाती है तो असेट्स तो कम हो जाएगी लेकिन कैश इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि असेट्स आपके पास से चली जाएगी, बदले में कैश आपके पास से आएगा आपके पास। इसका अपोजिट कर लीजिए कि अगर असेट्स बेची जाती है क्रेडिट बेस पे, उधार बेची जाती है, तो असेट्स कम होगी और डेटर इंक्रीज़ हो जाएंगे, क्योंकि जिनको आप उधार पर सेल करते हैं कोई भी चीज़ तो वो डेटर होते हैं, तो डेटर इंक्रीज़ होंगे और असेट्स डिक्रीज़ हो जाएगी। अब लास्ट पॉइंट अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें कि व्हेन इन एनी परचेज और सेलिंग, यानी किसी भी परचेज या सेलिंग के ट्रांजैक्शन में देयर इज़ ए नेम ऑफ एनी पर्सन, किसी पर्सन का नाम दे रखा है लेकिन कैश वर्ड यूज़ नहीं किया है, तो हम उस ट्रांजैक्शन को क्या मानेंगे कि वो उधार परचेज या सेल की गई है। जैसे गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम, हमने राम से गुड्स परचेज़ किया लेकिन ये नहीं बता रखा कि राम से हमने नकद परचेज़ किया या उधार परचेज़ किया, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन माना जाएगा। लेकिन अगर वर्ड ये होता कि गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम ऑन कैश बेसिस, यानी हमने राम से कैश बेसिस गुड्स परचेज़ किया, तो वो नकद माना जाएगा। कैश वर्ड क्लियर ना होने की एब्सेंस में और किसी पर्सन का नाम दे रखा है तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन माना जाता है, यानी अगर किसी पर्सन का नाम दे रखा हो और कैश वर्ड ना हो तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। हाँ, अगर गुड्स ऐसे ट्रांजैक्शन है कि गुड्स परचेज्ड, यानी गुड्स परचेज़ किया, पर्सन का नाम भी नहीं दे रखा, तो उस केस में फिर वो कैश माना जाएगा। कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन केवल तभी माना जाता है जब किसी पर्सन का नाम होता है। तो ये 17 पॉइंट जो है वो आपके लिए कंसीडरेबल पॉइंट होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट, कभी की जगह काम आएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में कंसिडर करने होंगे।